अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सब पुरएतमाद भी हैं और सब शकूक व शुबहात का शिकार भी। वजीर आजम पुरएतमाद हैं कि अगले 5 साल भी उनके हैं, लेकिन उन्हें शक भी है कि अपोजिशन फिर फौज से उनकी हुकूमत के खात्मे का मुतालबा कर रही है। अपोजिशन तकसीम के बाद तशकीक का शिकार है। PDM में रह जाने वाले पुरएतमाद हैं कि उन्होंने निकलने वाली जमातों को निकाल कर बेहतर एडजस्टमेंट कर ली, लेकिन शक है कि निकलने वाले कहीं और राब्ते में हैं। PDM से निकलने वाले कॉन्फिडेंट हैं कि वो हक पर हैं, लेकिन तजब्जुब है कि इनायात और इकराम का झुकाव दूसरी जानिब है। यही एतमाद और शकूक आज की गुफ्तगू का हिस्सा होंगे कि कौन, कहां, किसके साथ, किसके खिलाफ साजिश कर रहा है कि अगले सेटअप में हिस्सेदारी की गेम ऑन हो गई है। जो मेहमान आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगी कमल साहिबा, मुस्लिम लीग नून अपोजिशन से सेनेटर जावेद अब्बासी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सेनेटर बहरमन तंगी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपसे दो तरफा इल्जामात लग रहे हैं। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि अपोजिशन कहती है, जो कि बड़ी जमहूरियत पसंद बनती है, कि इस हुकूमत को घर भेज दो, गिरा दो। उधर बिलावल साहब ने आज बड़ी ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बार बार नून लीग के ऊपर खास तौर पर सवाल उठाए। अपने आप को वो जमहूरियत पसंद और दुरुस्त अपोजिशन कर रहे हैं और आप लोगों को सहूलतकार कह रहे हैं इमरान खान और बुज़दार हुकूमत के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब दूसरी दफ़ा इस हफ्ते में उन्होंने ये बात की है। मैंने आज पिछले एक हफ्ते में 3-4 प्रोग्राम में वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश की है, अपील की, आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपील करती हैं। उनकी पार्लिमानी सेक्रेटरी साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, मुझे एहतराम है उनका, उसके ज़रिए कि वो नाम बताएं कि किसने जाकर फ़ौज को ये बातें कही हैं। ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर है या फ़ौज के ऊपर है? उन्होंने फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने फ़ौज को इन्वॉल्व किया है। तो आप मेहरबानी करके ये पहले वो ये बात कहा करते थे तवातर के साथ, आप जानती हैं आयशा बख्श साहिबा कि वो कहा करते थे कि मैं नारो नहीं दूंगा, मुझसे लोग नारो मांग रहे हैं। बार बार हमने कहा है मेहरबानी करके उन लोगों का नाम बताएं जो आपसे नारो मांग रहे हैं। हम तो मांग नहीं रहे, आप भी नारो देने की पोजीशन में नहीं है, तो क्यों कौम का वक्त ज़ाया करते हैं? अब उन्होंने ये वहां से हटे और यहाँ शिफ्ट कर लिया है कि लोग जाके फौज से बात करते हैं। ये लाजम है कि उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को शामिल किया है। उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज को कहा है कि वो उसकी मिलकर साजिश का हिस्सा न बन रही हूँ। इसलिए अगर किसी आदमी ने उनसे अफवाज पाकिस्तान से जाके अप्रोच किया तो मेहरबानी करके उनका नाम लिया जाए। बताएंगे हमने आर्मी चीफ से बात की है, हमने DGI साहब बात की है, हमने बात की है, पीपल्स पार्टी ने बात की है, किसी और जमात ने बात की है, ताकि लोगों के सामने सच आए। लेकिन अब्बासी साहब, आप लोगों की तरफ से क्लैरिटी है कि आप लोगों की तरफ से कोई राबता ऐसा नहीं किया गया हुकूमत के खिलाफ किसी साजिश का? एक तारीख भी तो है ना हमारी, नून लीग क्लियर है, उसका कोई ऐसा राबता नहीं है कहीं भी। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बात जरूर है, मैं अभी भी कहता हूं, हम किसी उस चीज का हिस्सा नहीं बनेंगे जो गैर आईनी और गैर जमहूरी तरीके से हो। हाँ, अगर आइन के अंदर जो तरीकाकार हमें अपनाया हुआ है, आइन के तरीकेकार के मुताबिक अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम कर सकें या प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकें, तो ऐसी तो कोई चीज़ की जा सकती है। लेकिन हम किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से नहीं चाहेंगे कि हुकूमत ख़त्म हो। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम किसी के साथ जो है साजिश करके इस इलेक्टेड हुकूमत, जिस पर हमारी बहुत सारी हमारी रिजर्वेशन है, हम इनके खिलाफ ऐसा काम करेंगे। ये मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हम इनसे पूछते हैं कि आपने कौम से जो वादा किया था कि महंगाई का खात्मा, वो क्यों नहीं कर सके? आपने कहा था हम बेरोजगारी का खात्मा करेंगे, वो क्यों नहीं कर सके? आपने कहा था कि इस मुल्क में जब हम आएंगे तो रोजगार के लिए लोग बाहर से आएंगे, यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा। ये सवाल आप पूछते हैं। हम पूछते हैं चीनी, गन्नम, दवाइयाँ और पेट्रोलियम में अरबों रुपयों के घपले हुए हैं, उनका हिसाब दें। उनका जब हिसाब हम मांगते हैं, फिर हम कहते हैं, आप कहते थे हम डैम बनाएंगे, लोगों को घर बना के देंगे, वो सारी चीजें कहाँ गई है? चले मैं इसके ऊपर आती हूँ। वो तो कह रहे हैं हम ये सब कर रहे हैं, माशी आशारिया भी ऊपर दिखा रहे हैं, मगर आप ये क्लैरिटी दे रहे हैं नून लीग नहीं है, तंगी साहब मौजूद नहीं है। जी बिल्कुल कतई तौर पे नहीं है। हमारा काम है, देखें अपोजिशन का काम है सवाल पूछना। तवातर के साथ इन्होंने गलत बयानी की कि हम इनसे नारो मांग रहे हैं। हम कभी भी लेजिस्लेशन में बैठे हैं, हम चाहते थे कि इस पार्लियामेंट पर बैठ के लेजिस्लेशन करें, सीरियस लेजिस्लेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट का वक्त जाया ना करें। लेकिन जब भी हमने इनके पास हाथ बैठकर लेजिस्लेशन के लिए बात किया, इन्होंने ताने दिए
और इन्होंने कहा कि ये हमसे वो लेजिस्लेशन तो सर ना हो सकी, निजाम ऑर्डिनेंस पे चल रहा है। शुरू करें, आप इनसे पूछें कि मेहरबानी करके हमें बताएं कि किस आदमी ने किससे रब्ता किया, अगर ये नहीं बताते। मैं पहले तंगी साहब को यहाँ शामिल कर लूं। सेनेटर बहरमन तंगी साहब, वजीर आजम साहब कह रहे हैं जो अपोजिशन खुद को बड़ी डेमोक्रेटिक कहती है, जमहूरी कहती है, ये फौज को जाके कह रही है कि इस हुकूमत को गिरा दो, मुतालबा करिए। हमारे साथ बासी साहब मौजूद है नून लीग से, वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है अपोजिशन की तरफ से, नून लीग की तरफ से। पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट से राबते में है, चाहती है इस हुकूमत को घर भेजना। तंगी साहब आप मुझे सुन सकते हैं? तंगी साहब को गालबन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमें सुन नहीं पा रहे। कंवल शोजब साहिबा, फिर आपकी तरफ आ जाते हैं। जो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब सवाल उठा रहे हैं, क्या कोई नाम है, क्योंकि आप एक इदारे को मुलव्वस कर रहे हैं, वजीर आजम साहब का ये कहना कि फौज को जाके कह रहे हैं इस हुकूमत को गिरा दो, और ये एक से ज्यादा बार इस तरह की स्टेटमेंट कोर्ट हो चुकी है, क्या वाकई कोई हीट आ रही है, कोई दबाव आ रहा है हुकूमत को, वजीर आजम साहब को कोई पैगाम दिया गया है, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। सेनेटर साहब की मैंने बात सुनी, उन्होंने दो आर्ग्यूमेंट्स दिए कि पहले तो उन्होंने कहा कि जी एनआरओ का, तो एनआरओ का तो मैं अभी आपको पूरा पलंदा दिखा देती हूँ कि कौन मांग रहा है और कैसे मांग रहा है। जहाँ तक फौज की बात है तो जुबैर साहब की हिडन मीटिंग सारी दुनिया को पता है, वो बाद में सॉरी 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 कर देते हैं। जुबैर साहब जाके मिल लेते हैं, बाद में उनकी पार्टी कहती है कि जनाब नहीं मिला, फिर वो कहते नहीं पर्सनल मीटिंग थी, नहीं प्राइवेट मीटिंग थी, इस्लामाबाद क्लब में नाश्ता करने की कोशिश की गई। फिर रातों को अक्सर लोगों के फ़ोन जाया करते हैं शाम को कि जी हमारी वो इलेक्शन की रात में, तो ये बातें तो बड़ी पुरानी हैं, ये तो चल रही हैं। और चौधरी निसार साहब और शहबाज शरीफ साहब की जोड़ी जितने चक्कर GHQ के लगाती रही है, जितने चक्कर GHQ के लगाती रही है, तो वो आप उधर जाके बुक्स में उनकी एंट्री और एग्जिट देख लें तो सारी दुनिया को पता है, कोई ढकी छुपी बात नहीं। असल मसला ये है कि वजीर आजम साहब ने बड़ा क्लियरली एक बात बता दी कि ये माजी के किस्सों की तरह ये भी किस्सा पारीना हो गया। आपने 100 दफा जाके कहना है पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है, जरूर कर लें, लेकिन अब आपकी दाल गलने वाली नहीं है। कंवल शोजब साहिबा, बड़ी माजरत कि आपको रही हूँ, आप दुरुस्त कह रही है, एक तारीख है, यही बात मैंने सेनेटर साहब से भी कही कि एक तारीख तो मौजूद है, मगर वजीर आजम साहब का इस तरह से एक बयान देना कि फौज को पैगाम दे रहे हैं हुकूमत को गिराओ। वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके सोर्सेज हैं, उनके नीचे एजेंसीज मौजूद हैं। मैं आपको ये गुफ्तगू सुनवाती हूँ वजीर आजम की, क्योंकि बड़ी क्लैरिटी और वजाहत से बात कह रहे हैं। सुनवाइएगा जरा वजीर आजम साहब ने क्या कहा है। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे, अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, फौज को कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गिरा दो। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। कमल साहिबा देखिए, तारीख मौजूद है इस मुल्क की, सियासत कैसे कैसे मैनिपुलेट नहीं होती रही। सवाल बड़ा क्लियर है और सादा सा है, क्या वजीर आजम को कोई खबर मिली है, वजीर आजम पर कोई दबाव है, वो फौज का नाम लेकर कह रहे हैं कि फौज से ये अपोजिशन मुतालबा कर रही है, कोई ऑथेंटिक कोई चीज़, रिपोर्ट, कोई राबता, कोई फ़ोन कॉल पकड़ी गई हो, या वजीर आजम से मुतालिक ये खबरें गर्दिश में हैं कि बजट के बाद वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? अच्छा देखें आयशा, मैं आपको सिर्फ 2-3 पॉइंट्स याद करा दूं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस के दौरान मरियम बीबी ने एक इंटरव्यू दिया था एक आई थिंक मीडिया चैनल की खातून को, और एक टाइम पे वो कुछ बोल रही थी, आपको शायद वो याद भी होगा कि इनको फौरन निकाल दिया जाए। जी जी बिल्कुल। पीडीएम के आप हर जलसे को उठा लें, पीडीएम का हर जलसा उठा लें, उसमें वो किससे डिमांड करते रहे कि इस हुकूमत को हटा दिया जाए। तो ये एक जनरलाइज तरीके से वजीर आजम ने इनकी पूरी तहरीक को, इनके जो बकौल इनके के डेमोक्रेटिक मूवमेंट थी, उसको उन्होंने नटशेल में बयान किया कि इनका डिमांड क्या थी। जिस फौज को बदनाम करते हैं, जिसके खिलाफ हजरा सराई करते हैं, उसको प्रेशराइज करके फिर आगे से डिमांड ये रखते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दो। और अब ज्यादा इसलिए डर इनको पड़ गया है क्योंकि जिस मईशत का ये रोना रोते रहे हैं उसके सारे इशारे गए हैं, आम आवाम तक उसके असरात जाने शुरू हो गए हैं, टॉप डाउन ट्रिकल डाउन इफेक्ट से बॉटम अप की तरफ भी जाना शुरू हो गए। तो अब इनके रास्ते और वो जो ब्लैक होल्स हैं वो ऑलरेडी बंद हो रहे हैं। जहां तक अब्बासी साहब ने कहा कि इन्होंने एनआरओ का इल्जाम लगाया, माजरत के साथ इल्जाम बगैर सबूतों के नहीं लगा करते। अब्बासी साहब की पार्टी और तंगी साहब की पार्टी ने ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स बाय पीपल्स पार्टी इन PMLN इन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 दी फैटफ के मौके पे। उस टाइम पे जब आपके पूरे मुल्क का फैटफ की ब्लैक लिस्ट से बाहर निकालने के लिए हम लेजिस्लेशन इंपॉर्टेंट कर रहे थे, तब इन्होंने ये अमेंडमेंट्स दे के
बार्टर ट्रेड करने की, ब्लैकमेल करके कोशिश की कि ये सारा कुछ खत्म करके टूथलेस करो नैप को, तो फिर हम आपके साथ फैटफ में बैठते हैं। और अगर ये नाम पूछेंगे तो ये सारे जो टॉप के केसेस हैं जिसमें इनकी पूरी लीडरशिप के नाम है, नैब से तो हुकूमत भी मुतमईन नहीं है, मगर मेरा सवाल वहीं पर है बीबी कि क्या कोई इस वक्त राइट नाउ वजीर आजम साहब को कोई हीट आ रही है, कोई प्रेशर है, फौज का नाम क्यों इस्तेमाल किया वजीर आजम साहब ने, फौज को क्यों बीच में डाला सियासत के? आयशा देखें, वजीर आजम वाहिद वजीर आजम है जो फौज को बड़ा प्रोफेशनली बड़े अच्छे तरीके से हैंडल भी करते हैं और उनके साथ चलते हैं जहां पे चलने की जरूरत है। फौज को उन्होंने सियासत में नहीं डाला, वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो ये अपोजिशन की जमातें जो अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, इनकी प्रैक्टिस क्या है। और आप जहां तक कह रही हैं कि कोई फोन कॉल टैप हुई है कुछ, वो तो हर वक्त ही इनकी जारी होती है, वो कौन सी कोई नई बात है। इस वक्त कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई वाकया आया या कोई प्रेशर है, मैं नहीं समझती ऐसा कुछ भी है, लेकिन इनको एक्सपोज करने के लिए, इनकी असलियत बताने के लिए वो ये बात बारहा करते हैं और करते रहे हैं। और आपको शायद याद होगा कि जब इस तरह के बयान, बहुत शुक्रिया, नहीं मेरी बात सुन लेना, जब आपके लोग इस तरह के बयान देते हैं, फौज को बदनाम करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम तराशी करते हैं, तो उसके बाद फौज की तरफ से भी बयान आ जाता है कि जनाब आपका जवाब आ गया, मैं आपका ये आपको शायद नहीं, एक मिनट ठहर जाएं, सेनेटर साहब, आज आप एंकर है जी, ठहर जाएं। अच्छा एक लास्ट सुन ले जी। जिस वक्त फौज पे इल्जाम तराशी और एस्टेब्लिशमेंट की इन्होंने बात की कि जी वो हमारे साथ ये सियासत में इन्वॉल्व होते हैं, आपको DGISPR का बयान याद होगा कि उन्होंने फौरन बता दिया कि कौन बंदा किस वक्त आके हमसे मिलने की बात करता रहे और किस वजह से। तो ये बातें इसलिए इनको जरा ज़हन में रखें कि ये एक नाकाम ठीक है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी ना। आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल हुकूमत तारीख से हवाला दे रही है, हाल में कुछ नहीं हो रहा, मैं इसको ऐसे आगे ले जाऊं तो मैं तंगी साहब, हाल इनका बुरा है, हाल इनका बहुत बुरा है, आते हैं इनके हाल की तरफ आते हैं। आपके जवाब से मुझे पता चल गया। अच्छा जी, सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, वजीर आजम कह रहे हैं कि ऑपोजिशन जो है वो जमहूरियत के साथ खेल खेल रही है, वो फौज से कहती है आओ इस जमहूरी हुकूमत को घर भेजो। सर आप कहीं राब्ते में हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई आपका राब्ता हुआ हो, कोई चीजें सीधी करने की कोशिश की गई हो आपकी तरफ से? थैंक यू सो मच आयशा। मैं जब सेलेक्टेड साहब के मुंह से जमहूरियत के नाम सुनता हूं तो मुझे थोड़ी सी हैरानगी होती है कि जमहूरियत और इमरान, क्या इमरान ने जब ये हुकूमत में नहीं थे तो इसने इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान के एक बहुत बेहतरीन इदारे आर्मी के बारे में, पाकिस्तान की लीडरशिप के बारे में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ जमातों के बारे में, पार्लियामान के बारे में, प्रेसिडेंट हाउस के बारे में, ये रिकॉर्ड पे है आयशा, ये सब चीजें रिकॉर्ड पे है। और लीडर वो होता है जब सर बिल्कुल ये सब रिकॉर्ड पर है। सरे-दस्त पीपल्स पार्टी एस्टेब्लिशमेंट से राबते में है किसी पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए। पार्टी इस वक्त अवाम के साथ राबते में है, ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के साथ राबते में है, जमहूरी जमातों के साथ राबते में है, ताकि सेलेक्टेड कठपुतली लानायक ना समझ ना अहल वज़ीर आज़म जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों को मफलूज करके रख दिया, पाकिस्तान के अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर किया, पाकिस्तान के इदारों को नेस्त नाबूद किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अवाम के साथ राबते में है, जमहूरी जमातों के साथ राबते में है, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान से बाहर, ताकि इस कठपुतली को, और ये कठपुतली मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये जब अपोजिशन में थे तो इसने कहा था कि जब एक प्राइम मिनिस्टर अपने मैनिफेस्टो पे अमल न करे वो आप समझ ले कि ये कठपुतली वज़ीर आज़म है। मैं इसको ये ज्यादती होगी, अवाम के मैंडेट का थोड़ा एहतराम करें। तंगी साहब अभी कुछ देर पहले ये आयशा सुने, आयशा ये रिकॉर्ड निकाल दे, ये फुटेज निकाल दे, ये तकरीर निकाल दे। ये तो इमरान साहब की स्पीच है कि जब किसी वज़ीर आज़म के अपने मंशूर मैनिफेस्टो पे अमल न करे वो कठपुतली होता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इमरान ने कहा था। चले सर, हुकूमत में है, समझ रहे हैं कि यहाँ पे निजाम कार कैसे काम कर रहा है, थोड़ा मार्जिन दे। मैं गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगी। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कुछ देर पहले कहा कि
आईनी तरीका इख्तियार करेगी नून लीग, कोई भी गैर आईनी गैर जमहूरी तरीका इख्तियार नहीं कर सकते। आईनी तरीका अदम एतमाद का हो सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। सुनिएगा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने आज आपको कहा इस मामले पर। मैं समझता हूं कि जब आपने देखा है, पूरे कौम को पता है कि नंबर्स तो है, अगर आपने हमला करना है वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ, बुज़दार साहब के खिलाफ, तो वो नंबर्स है, तो उस सूरत हाल में इस्तीफा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने के मुतबादिल है। सर, सवाल का वो हिस्सा जिसका आपने पहले जवाब नहीं दिया, पीपल्स पार्टी आपको ये कह रही है कि आप इस हुकूमत के सहूलतकार हैं। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आपने इस्तीफे साथ लगाए और उस वक्त पूरी पीडीएम को डीरेल कर दिया, आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, नंबर है विफाक में और सूबे में, बट आप नहीं चाहते, आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, उनकी एक अपनी राय है, वो पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात है और उनको ये हक हासिल है कि वो जो मर्जी राय किसी जमात के मुतल्लिक मुकर्रर करें, हमारे मुतल्लिक कहें, पीडीएम के मुतल्लिक कहें, ये उनका अपना एक राइट है जो उसे रोका नहीं जा सकता। उनकी एक अपनी राय जरूर वो रखते हैं। आप इत्तेफाक करते हैं इस राय से? पीडीएम की सारी लीडरशिप का ये ख्याल था कि अगर हम अदम एतमाद की तरफ जाएंगे तो चूंकि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम इसको इमरान खान साहब को हटाकर खुद वजीर आजम नहीं बनना चाहते, हम समझते हैं कि ये असम्बली जालीज हैं, हम समझते हैं कि ये इलेक्शन गलत हुए हैं। ये मामला सिर्फ इक़्तिदार का नहीं है कि आज इमरान खान साहब को हटाकर हम किसी दूसरे आदमी को यहाँ बिठा दें या खुद आकर बैठ जाएं और कहें कि हमने बड़ा कमाल किया। ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, जब भी हम चाहें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर अभी इसका अदम एतमाद का फैसला नहीं हुआ और मुस्लिम लीग नून अकेले कोई फैसला ऐसा कर नहीं सकती। हाँ, हमारा ये जरूर ख्याल था, पहले दिन से हमारा ख्याल था कि हम सारे जब ये कहते हैं कि असम्बली जाली है, हम सब सारे कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड है, फिर हमें इन असम्बलियों में नहीं बैठना चाहिए, फिर हमें रिजाइन कर देना चाहिए। और अगर हम सारी अपोजिशन की जमातें मिलकर रिजाइन कर देते तो कोई वजह नहीं थी कि यह हुकूमत चल सकती। लेकिन चूंकि हर जमात का अपना अपना एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ रहा है, हम इस पे एग्री नहीं हो सके और हम रिजर्वेशन पे नहीं जा सके। अब्बासी साहब, एक कंफ्यूजन है कि आपने भी ये भी कहा कि आप अंदर और बाहर दोनों जगह जमहूरी तौर आगे बढ़ेंगे। अब आज बिलावल साहब ने कहा कि हमारे तमाम एमएनएस शहबाज शरीफ साहब के पीछे खड़े होंगे बजट के मामले पर, और वो कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ साहब रोक सकते हैं तो हम उनके साथ ही इख्तियार देंगे। क्या वहां भी कोई शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ नजर आएगी जब पूरी अपोजिशन पीछे खड़ी हो रही है, या वो 12वां खिलाड़ी साबित होंगे जिसने कोई नतीजा तो नहीं देना किसी भी तौर? देखिए, एक बात मैं पहले भी क्लैरिटी से कह रहा हूं और मैं अभी भी कहता हूं आपके प्रोग्राम में, हमें किसी से 12वें खिलाड़ी बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की फजल से सबसे बड़ी जमात है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, आज हुए या 23 में हुए, पाकिस्तान की आवाम जानती है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात सियासी कौन है। मुझे अब इस बात की गवाही किसी से नहीं चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब ने बहुत बड़ी बात आज की है, उन्होंने एक अच्छी बात की है। उन्होंने कहा है कि बजट रोकने के लिए हम अपोजिशन लीडर के साथ हैं, और अपोजिशन लीडर जब मुस्लिम लीग नून के नहीं है शहबाज शरीफ साहब, वो सारी अपोजिशन के लीडर है। तो उन्होंने कहा है कि सारी अपोजिशन मिलकर ये रास्ता रोकेगी। जो बात पीपल्स पार्टी कह रही है, हम कह रहे हो एक ही बात है, बेशक हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर भी कह रहे हो, वो भी समझते हैं कि हुकूमत नहीं चल रही है। मगर सवाल ये है ना, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है ऐसा कुछ करने की? अभी तक ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ नहीं देखी। जो हमने सेनेट इंतखाब देखा वो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी दिखाई दी। नून लीग के पास कोई स्ट्रेंथ है कौमी असेंबली में मूव करने की या कोई नतीजा निकालने की? ये बातें टॉक शो में नहीं की जा सकती है। बजट की जो रोकने का तरीकाकार है या स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो यहाँ टॉक शो में हम नहीं बता सकते। वो हमारी अपनी तरीकाकार होगा, वो आखिरी वक्त तक इस हुकूमत को सर पीपल्स पार्टी को तो कम से कम बता दें, वो बेचारे आपके पीछे लाइन बना रहे हैं, कतार बना रहे हैं। अब्बासी साहब को बिलावल भुट्टो ने अपने सारे एमएनएस आपके पीछे खड़े कर दिए हैं। मुमकिन नहीं होता कि आज ही सारी चीजें इकट्ठी रखने, लेकिन ये माने कि हमारा और पीपल्स पार्टी का इस हुकूमत के बारे में एक ही पॉइंट, हम समझते हैं कि करप्शन है, हम समझते हैं कि बेरोजगारी है, हम समझते हैं कि महंगाई, हम सर एक हफ्ता रह गया नतीजा निकालने को, अपने अपने प्लेटफॉर्म पर। अच्छा चले, मैं कंवल शोजब साहिबा, वजीर आजम साहब भी कह चुके कि ये कोशिश करेंगे बजट के अंदर मसला डालने की। हुकूमत की तरफ से बड़े अच्छे पॉजिटिव इंडिकेटर्स दिखाए गए हैं। अभी उधर हुकूमत ने हफीज शेख को बाहर निकाल दिया और जिस तरह की तब्दीलियां हुई, क्या वो डिलीवर कर रहे थे, आप लोग नहीं कैलकुलेट कर सके? ये तजाद नहीं है कि उनके जाते ही एकदम माशी अशारिया ऊपर है, एक दिन की तो बात नहीं होती है। कहाँ कैलकुलेशन में गलती हुई कि एकदम इंडिकेटर्स हमें 4 पे दिखाई देने लगे? अच्छा, मैं ज़रा पहले रिस्पॉन्ड कर दूं जो दोनों ने बातचीत की बार बार। देखिए, जो इन्होंने कहा जी बड़ी हम नज़रियाती जमातें हैं और ये जी जाली इलेक्शन हुआ, इन जाली असम्बलियों में बैठना नहीं चाहिए था। अभी
3 मार्च को एक इलेक्शन हुआ था जिसको सेनेट का इलेक्शन कहते हैं, और आपने उसमें 20 प्रोग्राम किए थे। मैंने भी आपके कम से कम 5 प्रोग्राम अटेंड किए थे, जिसमें मैं इन्हीं के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की शिक 23 पढ़ती रही थी कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आ जाएं। तो अब मुझे ये बताएं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के लिए इनकी क्या तैयारी, क्या कंट्रीब्यूशन है अपोजिशन की, एक बात। नंबर 2, उन इलेक्शंस को जिस तरीके से इन्होंने इन्हीं असम्बलियों से जाके वोट लिए, खरीदे, लोगों को मैनिपुलेट किया। मोहतरमा मरियम साहिबा ने फरमाया कि सेनेट इलेक्शन में PMLN की टिकट चली थी, फिर उन्हें वो टिकट वापस भी हो गई, फिर अपोजिशन की पीपल्स पार्टी और नून लीग की आपस में बड़ी सख्त वाली लड़ाई हो गई एक सीट के ऊपर, चेयरमैन की या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के ऊपर। आज तक नून लीग का एक अलग ग्रुप बन के बैठा हुआ है, जिसको इनके जो सेनेट के उम्मीदवार थे ऑपोजिशन के, तारड़ साहब, वो उसको लीड करते हैं, और वो आज तक गिलानी साहब को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं मानते। तो ये जो जूतों में दाल बटती आपने देखी थी इन्हीं असेंबलियों में, इन्हीं ऐवानों की एक सीट के लिए, ये हमें यहाँ बैठ के लेक्चर्स ना दिया करें। और इससे पहले जब 2018 में सेनेट का इलेक्शन हुआ था, तो तंगी साहब का इलेक्शन 7 या 8 वोटों के बाद 2 सीटें निकल के आई थी, उनमें से एक इनकी अपनी सीट भी थी। तो जो लोग पैसे लगा के सीटें खरीदते हैं उनको इलेक्शनों पे कोई बात नहीं करनी चाहिए जब तक कि वो इलेक्शन रिफॉर्म्स में आके कंट्रीब्यूट ना करें और अपनी लिखी हुई बातों से मुकर के बार बार ना दिखाएं। सही। जहां तक आपने कहा कि माशी इशारे, ये बात ठीक है आपकी कि जब स्टेबलाइजेशन के पीरियड में जो पॉलिसी इख्तियार की थी हफीज शेख साहब ने, वो उसी के समरात हैं जो आगे आ रहे हैं। आगे जो अब नई स्ट्रैटेजी है उसमें मैंने जैसे पहले कहा था कि ट्रिकल डाउन के साथ साथ बॉटम अप, और उसमें ज्यादा तेजी स्टेबलाइजेशन के बाद होता है कि आपने टेक ऑफ टाइम होता है। तो ये अब स्ट्रैटेजी चेंज हुई। और जहां तक आपने कहा उनको हटाने की बात, तो देखिए कोर्ट ने एक कदगन लगाई थी, 6 महीने के लिए वो फेडरल मिनिस्टर रह सकते थे। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने वो इलेक्शन खरीद लिया, एक इलेक्शन जो हफीज शेख साहब वाला था, जिसकी वजह से उनके ऊपर वो विंडो खत्म होगी। और बाकी वजीर आजम का अपना इस्तेकाक है कि वो अपनी टीम में किसको खिलाना चाहते हैं और किसको वो समझते हैं बेहतर कि वो अब खेले। अब तक की परफॉर्मेंस कामयाबी हफीज शेख की है अगर इंडिकेटर ऊपर गया। ये बात कहते हैं कि इस वजह से हमने इनको छोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात होती साहब, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करती, इनकी पॉलिसी ऐसी गलत थी, ये डिलीवर नहीं कर सकते, इनको घर भेज रहे हैं, बेचारे को घर भेजा है। ये बड़ी कंवल साहब, यही सवाल मैं भी रख रही थी जो अब्बासी साहब ने भी बोल दिया है कि हफीज शेख साहब की पॉलिसीज फिर सक्सेसफुल रही हैं, ये उस वक्त तो नहीं एक्सेप्ट किया गया, जिस नोट पर वो गए उस वक्त तो ये बातें नहीं थी। देखिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हफीज शेख साहब टीम लीडर थे। पॉलिसी जो जितनी भी बनती है, पूरी इकोनॉमिक टीम जो है वो वजीर आजम की सरकर्दगी में बनती है। और आज तक जितनी तनकीद इकोनॉमिक पॉलिसीज के या मईशत के हवाले से की गई है वो इमरान खान के नाम पे की जाती है। ठीक तो है, आज क्रेडिट भी इमरान खान का ही है, उन्हीं की पॉलिसीज है, उन्हीं की डायरेक्शन। ये तो फिर कंवल साहब मैजिकल फार्मूला था कि 4 वजीर खजाना बदले गए, सेक्रेटरीज खजाना 5 बदले गए, इक्तिसादी उमूर की टीमें बदलती रही, ग्रोथ, इतनी तब्दीलियों के बाद भी ग्रोथ का एकदम से मतलब जो कहीं नजर नहीं आ रही थी, उसके ऊपर बहुत से सवाल लोग उठा रहे हैं, एनालिस्ट भी उठा रहे हैं, माशी ऐसे नहीं होता आयशा। मैं देखिए मेरा इकोनॉमिक डिवीजन से ताल्लुक है, मैं प्लानिंग में बैठती हूँ। PBS जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो किस मैकेनिज्म पे काम करता है, वफाक में जिस वक्त सूबों से डेटा आ जाता है ना कलेक्ट होके, उसके बाद ये सारी जो स्कीम है ये आगे बाकी की एवेल्युएट होती है। दूसरा, जब आप बीज लगा लेते हैं और जब कोंपल फूटती है तो उसकी ग्रोथ तब नजर आनी शुरू होती है जब सही पॉलिसीज बनी, बेस सीधी कर दी। और यही बात हमेशा बताई जा रही थी कि रिफॉर्म्स मुश्किल होती हैं लेकिन इसका आउटकम लॉन्ग लास्टिंग होता है, सस्टेनेबल होता है, पायदार होता है। ठीक है, आज आपके बिजनेसमैन जो स्टेक होल्डर थे, जो पहले शोर मचा रहे थे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है या हम मुसीबत में आ गए, आज वो खुश हो रहे हैं इसलिए कि प्रॉफिट मेकिंग हो रही है। आज आपकी स्टॉक एक्सचेंज आउट परफॉर्म कर रही है पूरे रीजन को। ठीक हो गया। आपको याद होगा बीच में पाकिस्तान का एक टाइम, 1 मिनट दीजिएगा, जिस वक्त ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काम हुआ। देखिए ये 2016 का टाइम नहीं है कि जब हम ग्रोथ रेट दिखा रहे हो ज्यादा और इंडस्ट्री सारी बंद हो रही थी। ब्लूमबर्ग ने कोट किया था कि टेक्सटाइल बंद हुई, 5 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए, उस वक्त खुदकुशियां हुई थी। ठीक है, कराची में होती हमने देखी जब गरीब बंदों ने की है। तो जो हकाइक है उस पे तो खुश होना चाहिए। अगर लोगों को फायदा होगा सामने रख रही है, कह रही है सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के नताइज रहेंगे और आगे आने वाले दिन माशी हालात बहुत अच्छे होंगे। पीपल्स पार्टी की जानिब से बहुत सख्त बयान हुकूमती पॉलिसीज पे दिए जा रहे हैं ये भी, और साथ ही क्या पीपल्स पार्टी को शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई स्ट्रेटेजी बताई गई है किस तरह से बजट के मामले को हैंडल करेंगे? तंगी साहब के जवाब लेंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर बहरामंद तंगी साहब, एक तो जवाब दीजिएगा जो अब्बासी साहब कह रहे थे कि उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी, क्या कहीं पीछे कोई स्ट्रेटेजी डिस्कस हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, बजट के मामले को लेकर आप लोगों का कोई रोल होगा? दूसरा, जो कमल शोजब साहिबा माशी आशारियों की बात कर रही हैं कि टाइम लगता है मगर अब चीज़ें ऑन ट्रैक आ गई हैं, सस्टेनेबल हालात में हम जा चुके हैं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स इसके रहेंगे, पीपल्स पार्टी किसी सूरत इस बात से एग्री नहीं कर रही, ऐसा क्यों है? तंगी साहब ऑन कर लें। तंगी साहब को फिर मेरी आवाज़ नहीं है गालिबन, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो नून लीग की तरफ से हिकमत अमली है, खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या कोई हिकमत अमली है बजट के मामले को लेकर, या जो बिलावल भुट्टो साहब जैसा कह रहे हैं पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर रिलाय कर रही है? अगर तंगी साहब साथ नहीं है तो फिर अब्बासी साहब के लिए प्लीज़ सुनवाइएगा बिलावल भुट्टो साहब ने जो आज शहबाज शरीफ साहब को ऑफर दी है। पार्लियामान की हद तक, इस बजट की हद तक मैं खुलम दावा दे रहा हूं मीडिया के सामने शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली कह रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे मेंबर्स आपके बजट के दिन वो आके वोट तो दें। अब आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, आप अपना काम करें। तंगी साहब आप हमारे साथ हैं दोबारा से, ये गैर मशरूत ऑफर दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, ऑल एंड ऑल आप बना के खड़े हैं, कहीं अंदर ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की इतनी कुर्बत होगी कि आप नून लीग की और लीडरशिप के ऊपर बहुत तनकीद कर रहे हैं। इतनी खुली ऑफर, कोई अपनी पॉलिसी है आपकी क्या? तंगी साहब, बहरामंद तंगी साहब गालिबन हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। अब अब्बासी साहब आपकी तरफ ही आएंगे। सर, ये इतनी खुली ऑफर दी है बिलावल भुट्टो साहब ने, गैर मशरूत किस्म की ऑफर दे दी है, जैसा शहबाज शरीफ संगे वैसी हिकमत अमली होगी और लाइन बनाकर आपके पीछे खड़े होंगे। सर, आपकी रीडिंग क्या है, क्योंकि स्ट्रेटेजी तो आप बता नहीं रहे हैं। इमरान खान साहब बजट को पास करवा लेते हैं, मईशत बेहतरी की तरफ है, अमरीकी इनखला के बाद सूरत हाल और भी बेहतर हो सकती है माशी तौर पर, अपोजिशन कहाँ है? सर, ये जब आप सवाल कर रही हैं तो मुझे यकीन है कि आप मुझसे एक्सपेक्ट भी कर रही होंगी कि मैं इसका बड़ा फेयर इसको रिस्पॉन्ड करूं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज जो बात की है वो एक बड़े लीडर हैं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन लीडर चूंकि मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और जो भी बजट में वो फैसला करेंगे हम उनका साथ देंगे। ये जमहूरी तरीका है, इसी तरह होता है। हम इसी तरह जो भी अपोजिशन लीडर होता है, पहले पीपल्स पार्टी के भी अगर अपोजिशन लीडर रहे तो जो भी फैसला हमेशा पार्टीज करती थी, हम एक दूसरे की इसी तरह जमहूरियत में सपोर्ट करते हैं और आगे चीजें लेके जाते हैं। ये देखें, जो कमल साहब का मुझे बड़ा एहतराम है, उन्होंने कहा कि हफीज शेख साहब की कारकर्दगी, वो तो मैंने सवाल पूछ लिया था। मैं अभी आता हूँ कि तरीन साहब ने जब वज़ीर खजाना खुद बने अभी कुछ ही हफ्ते पहले, उन्होंने कहा कि बजट के हालात बड़े, मुल्क के माशी हालात बड़े ख़राब थे। उन्होंने कहा कि हमें IMF के पास जाने में बहुत सख्त कंडीशन हमें लगवाई है जो हमें नहीं लगनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इनकी कारकर्दगी वो नहीं थी जो हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए थी। जिस हुकूमत ने अपने 4 वज़ीर खजाना हर बजट से पहले चेंज किए हो, आप समझते हैं कि उनकी कोई कारकर्दगी है? और ये वज़ीर खजाना जो अभी तरीन साहब आए, कुछ ही दिनों के हैं मेहमान, अभी इन्होंने भी साल नहीं गुजारना, क्योंकि ये भी मशीर है। अभी कुछ ही मेरा ख्याल है ये बजट उनसे करवाएंगे अगर पास हो गया, और फिर इनकी भी छुट्टी हो जाएगी और कोई नया आदमी आ जाएगा। आप इनसे पूछें कमल साहिबा से कि ये फिगर छोड़ें, मेहरबानी करके ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब खत्म हुई थी तो जो कीमतें थी, क्या उन कीमतों के नजदीक भी आप पहुंच सके? जो डॉलर को आप जहां लेके गए हैं, जो आज प्राइसेस हैं आम चीजों की, आप आटे का देख लें, चीनी का देख लें, दालों का देख लें, मुर्गी की कीमत देख लें, गोश्त देख लें, जो हर आदमी ने इस्तेमाल की होती है, उनकी कीमतें कहां पहुंच गई आसमान पर। बेरोजगारी आप देख लें। हाँ, कुछ लोग जो हैं माशी लिहाज से वो बहुत मुस्तहकम हुए हैं, जिनमें आप जानती है कि मेरा इशारा किसकी तरफ है, मेरी आदत नहीं है लोगों के नाम लेने के लिए, लेकिन जिन्होंने पेट्रोलियम में पैसा कमाया है, जिन्होंने चीनी में पैसा कमाया है, जिन्होंने गंदम में पैसा कमाया है, जो आज भी पैसा कमा रहे हैं, और जिन्होंने यहाँ रिंग रोड जो बनना था इसके ऊपर जो पैसा बनाने की कोशिश की है, बनाए, ये वो सर, ये करप्शन स्कैंडल्स पे तो गवर्नमेंट काम कर रही है। बासी साहब, आप हुकूमत के इस नंबर को बिलीव नहीं कर रहे, हुकूमत प्ले कर रही है, नंबर्स के साथ फर्ज कर रही है, कुछ तो आपके पास फैक्ट्स होंगे ना इसके पीछे, जो वो कह रहे हैं कि माशिया शारी इंप्रूव कर रहे हैं। ना सिर्फ फर्ज कर रहे हैं बल्कि ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं। ये एक ऐसी गलत बात रवायत डालने जा रहे हैं जो आइंदा, पहले भी खैर इन हुकूमतों की कोई बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं है और इस हुकूमत की तो बिल्कुल ही कोई क्रेडिबिलिटी अल्लाह माफी दे नहीं रही है। इनकी जो बातें ये करते रहे,
यानी मैं आज बार बार पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि नारो आपसे किसने मांगा, ये जवाब देने से कासर है। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि फौज से मिलकर कौन साजिश कर रहा है। अगर इस वजीर आजम में पाकिस्तान को यह खबर नहीं है कि फौज के साथ हम मिलकर साजिश कर रहे हैं, और फौज को, और इतना बड़ा जो अदारा है हमारा कौमी अदारा, उसको आज अगर ये इन्वॉल्व करके कह रहे हैं और सवालों का जवाब नहीं दे रहे और कहते हैं ये तो पिछली 4 साल पहले की बात है। वो 4 साल पहले की बात इमरान खान साहब नहीं कह रहे, वो कहते हैं अभी मेरी हुकूमत को खात्मा ये फौज के साथ मिलकर है। ये हुकूमत ऐसा कोई भी एलिगेशन लगा सकती है। आपकी तवज्जो में दिलाऊंगा, तवातर के साथ इन्होंने कहा कि ये चोर और डाकू हैं, इनके अरबों रुपए बाहर पड़े हुए हैं, हम इनके अरबों रुपए वापस लेके आएंगे। 1 रुपया ये किसी का वापस लेके आए? हर अदालत में गए और अदालत ने कहा कि ये झूठे केस हैं, ये गलत केस हैं, ये ऐसे केसेस हैं जो बनते ही नहीं है। अदालतों ने तब रिलीफ दिया है। हुकूमत कहां स्टैंड करती है? ये हुकूमत, अगर इनकी कारकर्दगी अच्छी होती, कॉमन मैन आज खुश होता, आज पाकिस्तान की माशी हालात बेहतर होते, अच्छा मैं कीमतें नीचे गई होती। अगर ये इन कीमतों के साथ अगर आप समझती हैं, इस महंगाई में अगर आप समझती हैं, इस बेरोजगारी, नहीं, वो कह रहे हैं कि आम आदमी तक वक्त लगेगा लेकिन चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, आप नहीं मानते। तंगी साहब, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं सुन रहा हूं। तंगी साहब, ये फरमाइएगा कि आज बड़ी खुली ऑफर दी है गैर मशरूत पेशकश शहबाज शरीफ साहब को कि हमारे लोग कतार बनाकर आपके पीछे होंगे, लेकिन नून लीग के पास फिलहाल कोई हिकमत अमली नहीं है। वो कहते हैं जी हम टीवी शो में नहीं बता सकते, बट 4 दिन में क्या बना लेंगे जो इतने दिनों में नहीं शहबाज शरीफ साहब बना सकते। बताते नहीं है टीवी पे। चले बासी साहब ना बताएं, हफ्ते बाद हमें नजर आ जाना है कितना टाइम लगना है, फिर पता लग जाएगा जो पीडीएम में से निकला था वो इस आपके बजट रोकने में से ना निकला। आमिर शहजोर साहब को उस दिन रात को प्रोग्राम में बुलाना, हम इंशाल्लाह इनसे पूछेंगे कि कितनी अच्छी स्ट्रेटजी थी। चले हम बुलाते हैं। मैं तंगी साहब, ये फरमाइएगा, क्या आपके अपने पास कोई हिकमत अमली है या आपने पूरे का पूरा जो कहते हैं कि निजाम किताब, और कि अगर शहबाज साहब ने कुछ कर लिया तो हम खड़े होंगे, पर शहबाज साहब को तो हमारे मजहर अब्बास साहब लिख रहे हैं 12वां खिलाड़ी। अब आप बताइए, कोई पीपल्स पार्टी की अपनी हिकमत अमली है? शहबाज साहब तो अपनी जमात नहीं मना पा रहे किसी बात के लिए। देखिए मेरी बात सुने, जब भी कोई पार्लिमानी सिस्टम हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप देख रहे हैं, तो वहां पे एक अपोजिशन लीडर होता है और बाकी पार्लिमानी लीडर्स होते हैं। पार्लिमानी लीडर्स अपनी पार्टी को लीड करते हैं और अपोजिशन लीडर तमाम अपोजिशन जमातों को लीड करते हैं। तो मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो रोज़े अव्वल से, जब से वो पार्लिमानी सियासत करते हैं, अपोजिशन सियासत करते हैं, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और जमहूरी अक़दार को सामने रख के बात भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जैसे अभी शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर है, तो मेरी लीडरशिप और मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको ये हक दिया है कि यू आर द अपोजिशन लीडर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी जगह पे जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब है, वो जमहूरियत की बात भी करते हैं, वो पार्लियामान की बात भी करते हैं, वो जमहूरियत पे यकीन भी रखते हैं, वो पार्लियामान की बात भी करते हैं, लेकिन आज तक उसने अपोजिशन की स्टेटस को तस्लीम नहीं किया है। और जमहूरी रिवायात में, जमहूरी अक़दार में और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक प्राइम मिनिस्टर विदाउट द सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन लीडरशिप, विदाउट सपोर्ट ऑफ द अपोजिशन जमातें, कभी भी वो आगे एक स्टेप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर इनके पास कोई विजन होता, अगर इनके पास इस पार्लियामान की तौकीर होता, तो ये अपनी जिद, अना और हटधर्मी की सियासत छोड़कर पार्लियामान के अंदर अपोजिशन लीडरशिप के साथ और अपोजिशन जमातों के साथ इस मुल्क के लिए, इदारों के लिए, इस पार्लियामान के लिए। साहब, बड़ी माजरत मैं आपको रोक रही हूँ, इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर अब तक ये पार्लियामान कुछ नहीं कर सकी। इमरान खान साहब ने धरना इसलिए दिया जिसके बावजूद आप लोगों ने पिछला वक्त भी गुजारा, ये वक्त भी गुजर गया, आप पार्लियामानी लीडर इसी पे लड़ाई झगड़ा किए जा रहे हैं, एक दूसरे को एनआरओ के ताने हैं, आप उनके विजन की बात कर रहे हैं। सर, माजरत के साथ वो आपके विजन की बात कर रहे हैं। आयशा, जब भी जमहूरी हुकूमतें होती है तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है कि इलेक्शन कैंपेन तक और फिर दूसरे दिन जब प्राइम मिनिस्टर ओट लेता है तो दूसरे दिन फिर हुकूमत की तरफ तवज्जो देते हैं, वो अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो देते हैं, वो इकोनॉमी पे तवज्जो देते हैं, वो फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देते हैं, वो मुल्क के अवाम के लिए सोचते हैं। लेकिन आज तक उसने पार्लियामान को भी तौकीर किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पर पार्लियामान नहीं आते हैं, चाहे वो कश्मीर का इशू हो, चाहे वो तहरीक बैग का इशू हो, चाहे अभी जो रिसेंटली इशू हो चुका है, वो पार्लियामान से दूर भागते हैं, वो अपोजिशन को फेस नहीं कर सकते हैं। और ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की कि वो पार्लियामान की माहौल को साजगार बनाए, अपोजिशन लीडर को। ठीक है, हुकूमत वक्त
की जिम्मेदारी, तंगी साहब मेरा आपसे एग्रीमेंट है इस बात पर, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी और उनको एक स्टेप आगे आना चाहिए, मगर ऑपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है। हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन ने बराबर खड़े होना है। जहां हुकूमत ठीक नहीं, ऑपोजिशन ने करेक्शन करनी है उसकी। मगर यहाँ पर आप लोग जिम्मेदारियां आपस में बांटना, आप लोग पहले पीडीएम बनाकर सड़कों पे थे, आप वहाँ मरियम नवाज के साथ थे, अब आप कहते हैं शहबाज शरीफ साहब हमारे लिए सब कुछ है, हम उनके पीछे खड़े होंगे। सर आप लोग खुद कहाँ हैं? आयशा वो अपोजिशन लीडर है, हम अपने प्लेटफॉर्म से पीपल्स पार्टी अपना एक रोल प्ले कर रही है, लेकिन पार्लियामान के अंदर तमाम अपोजिशन जमातों का हक बनता है कि वो अपोजिशन लीडर के पीछे और के साथ खड़े हो जाए। सर क्या बात करें, सेनेट में आप लोग कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप पे झगड़े चल रहे हैं। मेरी इस बात को पूरी सुने आयशा। दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामान को भी तौकीर करते हैं, उनको इज्जत नहीं देते हैं, वो पार्लियामान नहीं आते हैं, वो अपोजिशन लीडर के साथ, अगर अपोजिशन लीडर या अपोजिशन जमातें खड़ी हो कि कहते हैं कि आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे, तो सेलेक्टेड साहब कह रहे कि मुझसे नारो मांग रहे हैं। और मुझे आज तक ये लॉजिक मालूम नहीं है कि इमरान को अभी तक मालूम है कि एनआरओ की मानी क्या है। अभी तक इस बंदे को एनआरओ की मानी नहीं है। अगर इसकी एनआरओ की मानी आ गई तो ये एनआरओ का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग आवाम को सर आप समझा दें क्या मायने एनआरओ के। मैं फिर आगे बढ़ूंगी, मुझे कमल साहब सवाल, आप मुझे एनआरओ के मायने समझा दीजिए सर। देखिए नेशनल रिकंसिलिएशन की बात तब आती है जब उनके पास कोई ताकत हो। इमरान किसी को एनआरओ नहीं दे सकते हैं, उनके पास कोई पावर, लॉजिकल पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है, लेकिन ये आवाम को गुमराह करते हैं। आयशा मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कह रहे हैं उनके पास कोई ताकत नहीं, तो आप उनकी उस बात को सच साबित कर रहे हैं। मरियम नवाज कह चुकी ताकत से बात करती है, फिर आप लोग किससे बात कर रहे हैं? उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो किसी को, किसके पास है सर ताकत? अगर इस मुल्क के सियासतदान और पार्लियामेंटेरियंस कहें कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ताकत नहीं है, वो फैसला साज नहीं है, तो फिर क्या कहूं मैं इस वक्त? उनके किरदार से 3 सालों में उनके किरदार से उसने हमें ये मैसेज दिया है, पूरी कौम को ये मैसेज दिया कि वो बाइख्तियार नहीं है, वो बेख्तियार है, इसलिए कि आज उनको पता चला एक फिनांस मिनिस्टर को दाद देते हैं, दूसरे दिन फिनांस मिनिस्टर गुफ्तगू को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं एक गुफ्तगू आज की कमल साहब आपकी जानिब आऊंगी। बिलावल भुट्टो साहब ने बात की वतन को लेके, पाकिस्तान को लेके कि किस तरह का स्टेट है, किस तरह का मुल्क है। कुछ दावे हुकूमत के रहे, कुछ पोजीशन की तरफ इसमें इशारा कर रही, बात सुनिएगा जरा। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? रायवंड का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है, लंदन में बैठा है। इस नया पाकिस्तान जहां एनआरओ नहीं दिया जाता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सखर का हो तो वो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। कमल साहिबा ये किस किस्म का एनआरओ है? रायवेंड के वजीर आजम के साथ सलूक और, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो सलूक और, सखर से हो तो सलूक और। आप लोग तो एनआरओ नहीं देते किसी को। तो ये इसका मतलब अदालतों पे सवाल उठा रहे हैं ना, तो जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए आते तो हैं नहीं, और अभी ये फरमा रहे हैं कि हर इंपॉर्टेंट मौके पे वजीर आजम साहब नहीं होते। वो इसलिए इनको नजर नहीं आते क्योंकि ये उस वक्त असेंबली का बाइकआउट करके दौड़ जाते हैं। तहरीक लबैक के टाइम पे ये सो कॉल्ड डिवाइडेड ऑपोजिशन भाग गई थी, जिसके पार्लिमानी लीडर्स आपस में एक दूसरे पे बयानबाजी भी करते हैं, एक दूसरे को धोखा भी देते हैं, बैक स्टैबिंग भी करते हैं, जो सेनेट के इलेक्शन में आपको नजर आई। पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन जो हैं वो यू टर्न नहीं ओ टर्न लेते हैं, वो पूरी स्ट्रैटेजी घुमा देते हैं। एक टाइम पे वो हमें नजर आई ये कहते हुए कि मैं इस्तीफे दे रहा हूं, इस्तीफे आ गए हैं, इस्तीफे ले लिए हैं, और फिर उन्होंने कहा कि हम सिंध की हुकूमत भी कुर्बान कर देंगे, और उसके बाद उन्होंने सबको राजी कर लिया कि आ जाओ चलो हम अब इन्हीं असेंबलियां जिन पे जावेद अब्बासी साहब बड़ा इतराज उठा रहे थे, इसके लिए जाके हम बाय इलेक्शंस लड़ते हैं। और फिर बाय इलेक्शंस में जो लड़ाइयां हुई वो आपके सामने हैं। फिर सेनेट इन्हीं असेंबलियों से इलेक्टेड मेंबरान से जाके वोट भी मांगे गए नोट दिखा के। तो आप इनकी सिर्फ डेमोक्रेटिक जो रवैये हैं वो अभी आपने सुन लिया स्टेटमेंट सेनेटर साहब का कि वजीर आजम को अगर ये समझते हैं कि उनके पास पावर्स नहीं है तो फिर ये पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ जमहूरियत जो है इसको मेरे ख्याल में खत्म कर देते हैं, फिर कोई और बात करते हैं। कोई ऐसी बात कहीं डिस्कशन में है कि आगे कोई ऐसी बात की जाए? यही नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ, यही बात वजीर आजम ने पॉइंट आउट की जो अब आपको समझ आ गई है। ये वो अपोलोजेटिक लोग हैं जो बैकडोर से आए हैं और बैकडोर ही इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस मुल्क में जो प्रोसेस असल में चलना चाहिए ये उसकी ना पहले पार्ट था ना अब है।
जब आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात की तो आपको जवाब कुछ और मिला, इसलिए कि इलेक्शन रिफॉर्म से इनकी कलैयां खुल जाएंगी। जब हम कहते हैं कि ईवीएम हम इंस्टॉल करेंगे और हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएंगे तो क्यों चीखें निकलती हैं? इसलिए कि वो जो जाली वोटर्स लिस्ट है हर हलके की, जिसमें 20-20 हज़ार का पहले से ही तोहफा दे दिया जाता है कैंडिडेट को कि तुम फिक्र ना करो 20,000 वोट तो तुम्हारा पक्का है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगी ना। इलेक्शन रिफॉर्म्स कंवल साहिबा मुझे वापस जरा बजट पे आने दें। आपने पीपल्स पार्टी और नून लीग की यहाँ प्रोग्राम में बात सुनी है, ऑपोजिशन की दावा कर रही है कि वो बजट पास नहीं होने देंगे, टफ टाइम देंगे, तरीन ग्रुप से आप लोगों की तलखियां हैं। अब आप लोग क्या समझ रहे हैं, कोई रिस्क बन सकता है, तरीन ग्रुप नहीं बन सकता, या फैक्ट ऑफ तर्ज का इत्मीनान है कि जैसे तब मामला हैंडल हो गए थे बजट पास हो जाएगा, टेंशन लेने की नहीं है? अच्छा, मैं सिर्फ एक पहले जुमले दो बोल लूं जो महंगाई पे बड़ा सुनने को मिला, और गंदम चीनी की इनको बहुत तकलीफ हो रही है। गंदम के पैसे गए किसान को, 1100 अरब रुपए का इस दफा जो है वो क्रॉप आई है, 6 बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। चीनी में फायदा हुआ है किसान को, शुगर केन में जो आप लोग 67 रुपीज या 120 रुपए देते थे। क्या कर रहे हैं तंगी साहब, क्या कर रहे हैं तंगी साहब? जी कंवल साहब, थोड़ी सी तमीज सीख लें प्रोग्राम में बैठने की, और लिहाज से मैंने आपकी बात सुनी है, आप भी अपनी डेमोक्रेटिक जमहूरी रवैये बात मुकम्मल कीजिए कंवल साहिबा, खाली लेक्चर ना रह गया। जी कंवल साहिबा, 300 रुपए सपोर्ट प्राइस गई है शुगर केन के जो बेचारे किसान जिनको ये पीसा करते थे। टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त बूम पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर बूम पे, इसके असरात आने शुरू है, इसलिए इनकी हवास बाख्तगियां आपको नजर आ रही हैं। जहां तक आप बजट की बात कर रही हैं तो लात मार के किसी ने बजट और हुकूमत दोनों गिराने की बड़ी दफा कोशिश की, लाते ही टूटती हैं हमेशा, बजट पास होता है। इस दफा भी होगा, अगले 2 भी होंगे, और फिर उसके बाद अगले 5 भी करके दिखाएंगे, क्योंकि जो आप काम हो रहे हैं ना जिस तरीके से, और आवाम को जो रिलीफ मिल रहा है, और जो नौकरियों का ये रोने रो रहे हैं, ये 2016 की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स उठा के देखें, नहीं है तो मैं भेज देती हूँ। नौकरियों के रास्ते खुल रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स खुलने शुरू हो गए हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स थे वो खुलने शुरू हो गए, लोगों को तो रोजगार मिलना शुरू हो गए। वर्ल्ड बैंक इस वक्त जो एक्रेडिटेशन दे रहा है, मोडीज की जो रिपोर्टें आ रही हैं वो फज फिकर इसहाक डार वाले नहीं है, जो IMF ने, जिससे एक मिनट आयशा, बहुत आपने मुझे टाइम कम रह गया कंवल साहिबा, मुझे इस पे कमेंट चाहिए ना अब्बासी साहब से। आपने गलत किया ना, ये सिर्फ 1 मिनट नहीं, अब उन्होंने बहुत तबरा पड़ा, आप जरा मिनट दीजिए ना, गवर्नमेंट का 3 लोगों की बात सुनी। नहीं, वो NRO पे जवाब ले लो ना अब्बासी साहब का, जो बिलावल ने कहा था। जी 1 मिनट ठहर जाएं। डिसएसोसिएट किया था IMF ने मोहतरम इसहाक डार, जो इसहाक डॉलर साहब झूठी फज रिपोर्ट्स दिया करते थे उस पे। आज की हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बाहर इदारे बता रहे हैं। जहां तक NRO का, इन्होंने कहा NRO का ये पूरा चट्टा कट्टा इनका है कि किसने जी अब्बासी साहब से जवाब लेने देना। अब्बासी साहब, वो जो बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि अगर पंजाब, बिलावल साहब को जो दुख हो रहा है ना शहबाज शरीफ का, अगर शहबाज शरीफ साहब को रोका ना जाता तो ये फिर किसके पीछे खड़े होते? वो तो फुर लंदन। अच्छा, आपने रोक दिया कि बिलावल साहब खड़े हो जाए, अच्छा किया, बिलावल भुट्टो के लिए आसानी कर दिया। अब्बासी साहब, अब्बासी साहब वो जो कह रहे हैं बिलावल साहब कि ये अगर इधर से हो वजीर आजम या ऑपोजिशन लीडर तो उसके लिए सब आसानियां हैं, सिंध से हो तो बेचारे कोई पूछता नहीं। सर, ये किस तरह खेल रहे हैं आप लोग? कोई क्लैरिटी आई है आपको, आपकी जमात को? किससे NRO ले रहे हैं आप लोग? एक तो ये है कि अगर कमल साहब सारा प्रोग्राम भी अलहदा भी कर लें, फिर भी हम इनके साथ बैठने के लिए और इनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब ये अपनी इस मुल्क की इकानमी के बारे में बता रही थी तो मैं सोच रहा था कि इनसे सिर्फ इतना पूछ लूँ, ये पाकिस्तान की स्टोरी बता रहे हैं, ये पाकिस्तान के हालात बता रही हैं, या किसी और मुल्क की बता रही हैं? तो ये मेहरबानी करके आखिर में बता देना कि जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, उस पाकिस्तान के जिसका वजीर आजम इमरान खान है। जी अब्बासी साहब, तो भगोड़ा नहीं है। चले अब्बासी साहब के लास्ट कमेंट। सर, आपको NRO किसने दिया? शहबाज शरीफ को कहते हैं हमने रोका है शहबाज को जाने से, किससे डील की थी आपने? आप मेहरबानी करके ये जो स्टोरी हमें सुना रहे हैं, ये अपने वजीर खजाना जो इनके चार गुजरे, अगर उनकी बातें ही सुन लें तो मेहरबानी करके फिर इनको पता चल जाएगा कि इस मुल्क की इकानमी कहाँ खड़ी है, इस मुल्क का गरीब कहाँ खड़ा है। और अगर इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी होती तो बाई इलेक्शन में इतनी शर्मनाक शिकस्त इनको सारे सूबों में ना होती। तो ये मुंह बोलता सबूत है जो पाकिस्तान की आवाम ने इनके साथ सलूक किया है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की आवाम फैसला करेगी। जो आपने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है, मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो साहब ने शिकायत हमसे नहीं की, उन्होंने शिकायत अदालतों से की है, और उनके पास कोई जरूर इन्फॉर्मेशन होगी। मैं नहीं समझता कि बिलावल भुट्टो साहब ने वैसे की होगी। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि हमारी जमात को जो है वो अदालतों में रिलीफ नहीं मिला, या अदालतें ने हमारे साथ, वो बात
या तंगी साहब बता सकते हैं या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बता सकते हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये बात की है। जाहिर है उन्होंने अपना और उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और नैब का जो गठजोड़ था, जो इन्होंने केसेस जाली बनाए थे, मैं आज भी समझता हूँ कि खुर्शीद शाह साहब पे जो केस बना गया वो बिल्कुल गलत था। खुर्शीद शाह साहब पे जो जिस तरह उनको जेल में रखा हुआ है, निसार ने बनाया था 2015 उनकी बेल होनी चाहिए थी, उनकी बेल लेनी चाहिए। अभी बहुत कुछ करेक्ट करने की भी जरूरत है। माजरा चाहूंगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत की तरफ से ऊपर जाती मईशत के जो आशारिये या दावे किए जा रहे हैं, आखिर अपोजिशन मानने को तैयार क्यों नहीं? आने वाले चंद दिन इसी सूरत में और इसी रुख पर गुफ्तगू जारी रहेगी। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।